बर्दाश्त करती है ना उतना दें। और मैं ये कहता हूँ कि आपने ऐसे जाना है, आपने ये जेन में रखना है कि मैं x1 लेके जा रहा हूँ, 21 मिलीमीटर तक जाना है, ये स्टॉपर 21 मिलीमीटर की एक रो में नहीं जाए। आप जाएँ, जाएंगे थोड़ा और डीप चले जाएंगे वापस, कैनाल भरी हुई है जिसने भी कहा इरीगेट से, फिर जाए वापस। पाँचवें छठे स्ट्रोक में आप पूरी करते हैं तो अभी इंस्ट्रूमेंट डिस्कार्ड करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज बनाते हैं, सब कुछ करेंगे तो माशाल्लाह बहुत कम हो जाएगी। बाज इंस्ट्रूमेंट क्लिकिंग साउंड देते हैं, जैसे इंजन से आवाज़ आ रही थी लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, ऐसे बाज इंस्ट्रूमेंट क्लिकिंग साउंड देते हैं। क्लिकिंग साउंड देंगे उसको चेक करने क्या सिलसिला, डिस्कार्ड करने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना। इसमें सिर्फ एक चीज़ है, जो प्रोटेबल यूनिवर्सल की F3 फाइल है ना, वो बगैर वजह की क्लिकिंग साउंड देती है, नहीं भी हो तो उससे परेशान ना हो, यूज़ करते हैं कोई इंडिविजुअल फाइल। ओके, वेरी गुडली केमिकल डिब्राइटमेंट सबने जो है ना वो घड़ी पर नजर रखी है, हसन साहब थोड़ी बाद घड़ी पे देखते हैं, मैं देख रहा हूँ 20 मिनट्स है सर, 20 में इंशाल्लाह वेल विदिन द टाइम। जनरली स्पीकिंग आई लाइक टू आस्क कि आप क्या इरिगेंट सॉल्यूशन यूज करते हैं, वेरी ऑनेस्टली। अकरम, व्हाट डू यू यूज एज एन इरिगेंट सॉल्यूशन? हाइपो किस कॉन्सेंट्रेशन? 3%। एनीवन एल्स? सोडियम हाइपो 2.5%। हाँ नीरा, मुझे मेरी मतलब की चीज़ें वो आई नहीं। नहीं, आज से 4 से 5 साल पहले जब हम वर्कशॉप कराते थे, हम जब पीजी में किसी भी हिस्से में साफ बात की, गुड पोर्शन ऑफ द ऑडियंस would say hydrogen peroxide, saline, local anesthesia. I'm so glad, और थोड़ा सा टीचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी उसका फायदा क्रेडिट जाता है। People now know कि anything below hypochlorite is not standard, it's not the best practices in dentistry. So ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये दो। इसमें मैं आज क्लियर कर दूंगा कि सिर्फ हाइपोक्लोराइट इज नॉट गुड इनफ, मिनिमम 7 EDTA होना जरूरी है, उसको किस सीक्वेंस में यूज करना है। ओके, क्लासिक इरिगेशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपने तमाम टाइम जब आप रूट कैनाल कर रहे हैं आपने हाइपोक्लोराइट से इरिगेशन सारा वक्त, 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, जितनी देर में करना है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, मुसलसल आपका हाइपोक्लोराइट। आखिर में जब आप कैनाल ऑब्चुरेट करने लगे तो आप कैनाल को एक दूसरा ट्राई करेंगे, एक दफ़ा सेलाइन डालेंगे ताकि वो हाइपोक्लोराइट के जो इफेक्ट्स हैं वो ज़रा मिनिमाइज हो जाए। फाइनल एक वॉश 17% EDTA से दें, 17% EDTA से फाइनल वॉश देके ड्राई करके कैनाल ऑब्चुरेट करें। इट इज द मोस्ट रेकमेंडेड सीक्वेंस। बाज़ लोग क्या करते हैं कि हाइपोक्लोराइट सारा टाइम, एंड में EDTA और फिर दोबारा हाइपोक्लोराइट, इतनी उसमें जाने की जरूरत नहीं। बेहतरीन ये है hypochlorite throughout the treatment and one final wash with 17% EDTA. I'll tell you the reason. ये वो EDTA नहीं है जो हम जेल में यूज कर रहे हैं, ये लिक्विड में आएगा, वो EDTA 17% नहीं है, उसका ये काम है। इकट्ठे क्यों नहीं यूज करने, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट EDTA एक दूसरे के एक्शन साथ इंटरफेयर करते हैं, so we can't use them together. Otherwise we would have make a cocktail and put it inside. So we can't do that. So hypochlorite all the way, and in the end a final wash with EDTA is the bare minimum that you have. जब आप बगैर इरिगेशन के होते हैं ना, तो ये जो बादल से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ऐसी एक पिक्चर है जिसके अंदर आपको डिब्री, स्मीयर लेयर, बैक्टीरिया, कट डेंटिन, जब आपने अंदर प्रिपरेशन की है, इस सारे ने इतनी जमी हुई है कि नीचे से आपको डेंटिन ट्यूब नजर नहीं आता। ठीक हो गया। जब आप उसको सेलाइन से वॉश करते हैं तो वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, ऊपर से लूज डिब्री है वो रिमूव हो जाता है, एंड यू स्टार्ट सीइंग सम क्लैंडनेस इनसाइड। आई वांट यू this should be in the back of your mind whenever you are irrigating from now on. Whole purpose for today's presentation and this interaction is कि कुछ myths break हो और आप कुछ नई practices अपने लिए generate करें। जब आप सिर्फ हाइपोक्लोराइट करते हैं, अगर आप ये भी कर रहे हैं और समझते हैं कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ तो this is not the best. अगर आप सिर्फ हाइपोक्लोराइट करते हैं अभी भी very good degree of cleanliness. The best is when you can really have it open. That is when you've done hypochlorite throughout and then a final wash with okay. So when you're irrigating with sodium hypochlorite and then you're using EDTA as a lubricant on the file, तो वो नहीं counteract करेगा? So glad you
आप जैसा बता दीजिए, जैसा बता ऐसे है जैसा बता उनका फौरा ऊपर ही चला रहे हैं ना, कैनाल के अंदर नहीं जा रहा। और मैं जब कभी रन करता था सर, डॉक्टर जावेद फिर आखिर कैसा मैक्साई प्रो था पहले नाम, अब क्या नाम है सिरिंजों का? मैक्सी प्रो अब है कितने की? 130 ईच। हम कोर्स कराते थे, लोगों को बताया था, पहले बिलाल ने किया, उसने डॉक्टर जावेद को कहा, डॉक्टर जावेद ने जब खरीदनी शुरू की तो जो टाइम अवेलेबल नहीं थी उस वक्त आपके पास भी अवेलेबल नहीं थी, अब आपके पास अवेलेबल है, तमाम लोगों के सामने कह दूं कि अवेलेबल है। सो बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू डू नाउ इज, वो तो होती है पेशेंट पहले भी होती है, उन्होंने अब पेशेंट के लिए चाहिए ना, ट्रेनिंग वाली से नहीं यूज करेंगे। अब सर अवेलेबल है, और इस वर्कशॉप से कुछ अर्सा पहले इसी ग्रुप पे इसने पहली दफा इश्तहार लगाया, तो मैंने कहा चलो शुक्र है अब मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। सो इरिगेट सोल्यूशन जो आप मोटी पीढ़ी की सिरिंज से इरिगेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च से कहती है कि जहाँ तक आपकी सिरिंज गई है उससे 1 मिलीमीटर आगे तक छूट जाता है, अगर कोरोनल थर्ड में रहता है 70% क्लीनिंग करनी है इसमें। 6,800 वटेवर रुपीज आपने लगाए हैं मैकेनिकल प्रेपरेशन करने के लिए, क्योंकि 30% कैनाल को क्लीन करना है। 130 रुपए नहीं लगा रहे हैं आप, 70% ऑफ द कैनाल को क्लीन करेंगे। इट बीट्स मी, इट डजंट मेक सेंस। जब तक अवेलेबल नहीं है वो इट्स अवेलेबल, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। एडिशनल फीचर्स भी हैं, साइड वेंट है उसका, एंड से नहीं निकलता कि वो बाहर चला जाए और हाइपोनेगेटिव इफेक्ट्स हो जाए। सो प्लीज गो अहेड एंड यूज थिनर नीडल्स, क्योंकि जो हमारा एम है वो ये है कि नीडल एपेक्स तक जाए, विदिन 1 मिलीमीटर ऑफ द एपेक्स आए। अब ये तो इंसाइजर है, वी वांट कि मोलर की मीजो बकल कैनाल के अंदर भी इसी तरीके से हम जा सकें, डिस्टो बकल कैनाल में, पैलेटल कैनाल में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थिन गेज की नीडल्स जो कि मैक्साई प्रो के नाम से अवेलेबल है, आप वो यूज़ करें। एडेड एडवांटेज ये कि साइड वेंट होती है, एंड से निकलेगा तो हाइपोक्लोराइड के बाहर जाकर क्लोराइड एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसमें वो खतरा भी नहीं, वेरी वेरी सेफ। मैं स्लाइड एक जरा जल्दी में गुजार दूँ, नुकसान बहुत है। ये जो गेज बाहर लिखा होता है ना, जो 21 गेज की आपकी नीडल होती है ना, वो अंदर से 80 साइज की होती है। 80 साइज का रीमर कितना डीप जाता है आपकी मीजोबकल कैनाल में, ऊपर ही नहीं होता बेचारा, तो आपकी इरिगेंट सिरिंज भी अंदर तक नहीं जाएगी। सिमिलरली जो मुझे चाहिए है वो 27 to 30 गेज है, और आप अपनी किटें आज खोलेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा गेज बड़े जी के साथ। सो यू नीड अ 30, ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू हैव अ 30 गेज नीडल, क्योंकि 30 साइज की होगी, ISO स्टैंडर्डाइज्ड। मैं उसको डीपर पोर्शन ऑफ द कैनाल में ले जाके बेहतर इरिगेशन कर सकता हूँ। सेकंड ये भी है कि आप सिर्फ उस इरिगेट सोल्यूशन को आप पैसे डालते हैं और उसको बढ़ाते हैं, आप एक एक्टिवेटर ले लें, आज तो नहीं है, स्टैंडर्ड एक्टिवेटर एक सोनिक एक्टिवेटिंग डिवाइस है, इनसे मिलती है, आजकल कितने की है, 70-80 की थी, 75,000 की। उसके आगे प्लास्टिक टिप्स लगती हैं, आप उसको कैनाल के अंदर जब डालेंगे तो वो आपकी इरिगेट सोल्यूशन को एनर्जाइज करते हैं, उसके अंदर वो कुछ बबल्स क्रिएट करती है, जाके कैनाल वॉल्स पे लगते हैं और कैनाल वॉल की क्लैनलीनेस कई गुना इंक्रीज होती है। अगर आप ये फिलहाल नहीं खरीदना चाहते तो दूसरा आसान तरीका ये है कि आप मैनुअल वेजिटेशन कर लें, और मैनुअल वेजिटेशन, सॉरी स्लाइड निकल गई है, उसमें करना ये है कि अगर आपने X3 से प्रिपेयर किया है तो इरिगेट सोल्यूशन अंदर डाल के X3 का GP लें, उसको पंप करें कम से कम 10 to 12 times. It has a similar effect as the 75,000 device. Oh, gyrometric है. So I have no experience with that. उसमें लग जाती है. Won't have a sonic activation, लेकिन वो कुछ हिलाएगा. Sonic activation काफी तेज होती है, अल्ट्रासोनिक से कम है. It's good few hertz I've forgotten. Gyrometric won't be able to produce that I can tell. Okay, intracanal medicament में मैंने सिर्फ इतना ही बताना है. जनरली आप किस चीज से इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट अंदर प्लेस करते हैं और कौन सी इंट्राकैनाल मेडिकेमेंट यूज करते हैं? नॉट गोइंग टू डिटेल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट. फेवरेट नहीं है या कुछ मुश्किल केसेस है तो उसके अंदर ट्रिपल एंटीबायोटिक या आजकल डबल एंटीबायोटिक बेस यूज करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, मिनोसाइक्लिन निकाल दें और टेट्रासाइक्लिन
कि हमारे पास एक पेशेंट आया था बड़ा रिसेंटली, मैंने इनकी रूट कैनाल की और रूट कैनाल करने के बाद मैंने इनको इंग्लैंड भेज दिया। तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई पैलेटल रूट की रेडियोसेंसी जा नहीं रही थी, सबके साथ क्लियर नहीं है। Eventually what we have decided now is to put calcium hydroxide in his tube, put it actually down and send it away. Slightly controversial है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि 30 दिन 45 दिन से ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अंदर रखने तो नाम फ्रैक्चर प्रोन हो जाता है, बट दिस लिमिटेड रिसर्च मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देता हूँ। सो डिपेंड करता है रेडियोसेंसी जब पेशेंट निकाला है बट अगर मैंने मिनिमम रखनी है तो 2 हफ्ते और मैक्सिमम इट कैन बी एट टाइम्स मंथ्स। सर वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड हाँ, अगर इसके अंदर कोई और डिफरेंशिएशन करनी है तो जो आइडोफॉर्म के साथ आती है आई डोंट लाइक इट फॉर 2 रीजंस। वन, उसको केनाल के एपेक्स पे जाना मुश्किल है, उसके बाद अजाब है उसको बाहर निकालना। जी, that's what I'm saying, probably the reason why it is difficult to remove. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर बेस्ड है, एक दफा इरिगेशन करें, 2 दफा करें, एक दफा फाइल चलाएं, so I first prefer that. I just want to show you कि मैं इस हालत में पेशेंट को भेज रहा हूँ। अब लोग हमने मीजोबक्कल MP1 MP2 को रिपीट नहीं किया, पैरेटल मैंने वापस निकाल दिए जीपी, डिस्ट्रोबक्कल मैंने वापस निकाल दिए जीपी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट डाउन टू द एंड एंड दैट कैन ओनली हैपन इन रेटिकुलर स्पाइरल। हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद एक्सरे जरूर करें और आप जिस तरीके से कह रही हैं आई कैन गारंटी कि उस सिरिंज के साथ लग के आधा बाहर आ सो इट कैन नॉट, सिर्फ एंटीरियर्स में वो एंड तक जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसको रेटिकुलर स्पाइरल से ट्राई करेंगे, यू विल फाइंड much advantage. Okay, the last portion now. Sir, file को anti-clockwise. आप हर दफा कोई ऐसी चीज करते मैं सोची पहले क्योंकि फाइल इज राइट कि फाइल को अगर क्लॉकवाइज लाएंगे तो डिपी को ऊपर रिमूव करिए, फाइल को एंटी-क्लॉकवाइज लाएंगे तो शायद वो डिपी रिमूव करेंगे। वर्क फॉर यू इट मच इजियर कि आप रेटिकुलर स्पाइरल डालें अपने स्लो हैंड पीस में और उसको अंदर ले लें, इट्स मच इजियर। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन है, दोनों थोड़ी देखेंगे वीडियो में। आसान चीज़ ये है कि कुछ ज़माना था कि हम वो कोड लैटरल ऑब्जर्वेशन करते थे, जीपी का पूरा एक ग्रुप बना देते हैं हमारे स्टूडेंट के लिए, 15 की जीपी डाले जा रहे हैं 50 जीपी, पूरे डिपार्टमेंट की जीपी खत्म हो गई, लेकिन आप अच्छी खूबसूरत चीज़ ये है कि आपने अगर X2 की प्रिपरेशन की X3 की तो आप X2 और X3 का जीपी लें, एग्जैक्ट मैच पेपर जीपीज हैं, वो सिंगल जीपी अंदर रख के सीधा लगा कर लेकिन जिस तरह मैं जीपी उसी तरह का आपके दिमाग पे पेड़ है, सिर्फ सीधा से कोड के उसको अंदर रख कर अब लोग ही कहते हैं कि तो आप एक सिंगल पॉइंट जीपी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको नॉट स्टैंडर्डाइज्ड और ये सिंगल जीपी टेक्निक के प्रिंसिपल ये मैच पेपर टेक्निक है, इट्स इक्वल टू कोल्ड लैटरल कंडेंसेशन इन मल्टीपल रिसर्च, सो इट्स द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप अगेन डॉक्टर जावेद साहब को आप एक अवन ले लें और ये थर्माफिल ऑब्जर्वेटर्स में ये प्लास्टिक कैरियर में पहले आपकी घंटा का कैरियर प्लास्टिक का होता है, घंटा शक्का का होता है, उसमें घंटा पक्का लगा होता है, उसको गर्म करते हैं अवन में, उसको अंदर रख देते हैं। इजीएस्ट फॉर्म ऑफ वार्म ऑब्जर्वेशन अवन की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट आई मस्ट टेल दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वार्म। आसानी कभी भी सस्ती नहीं आती। सिंगल ऑब्जर्वेटर इज 500 रुपीज, बढ़ गया कि 500 500 घटा कोर भी कर तो 500 मींस के 4 किराने के साथ वो भी कि जब आपको सही करना आता हो तो एक का अगर खराब हो गया तो उनका तो लो 500 हो गया, बाहर इसके चार्जेस में कोई 1000 रुपये ऐड कर दो, तो कहने से बना लिए इट्स लाइक डिफरेंट। हम इसकी वीडियो का आपको दिखा देंगे, but I think it's a very good technique. अगर कोई patient pay करता है, you want to do warm observation, you are really keen for that, you just go ahead and do that. Okay. This is the video. जब आपने warm observation करनी हो थर्मा प्रेस से तो ये अवन है।
फौरन निकालना जरूरी नहीं है, फिर एहतियात के साथ इसको प्रेस करके आप बाहर निकालें, साइडवेज इसको निकालें क्योंकि अब ये वार्म है, अब मोल्टन है ये गड्ढा पर का, ये कहीं टच करेगा वहीं चिपक जाएगा, इसको आप साइड पे निकाल लें और अब आपके नाल जा सकते हैं। दूसरी वीडियो लगा देता हूँ जिसके अंदर हमने इसको ऑब्जर्व जब आप वार्म ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें काफी सारी आवाजें आती हैं, इसमें कैमरा मैन बोलते हैं। इसमें जब भी आप वार्म ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हर वार्म टेक्निक में आप सीलर सारी कनाल में नहीं लगाते। अगर आपने देखे तो मैंने एक टूटे हुए जीपी के साथ खुद कट करके मैं उसकी टिप के साथ सिर्फ सीलर लगा रहा हूँ कनाल ऑरिफिस। अगर साउंड बंद कर लेना हो तो आप ये एक गो के अंदर पूरी लेंथ तक उसको ले जाएंगे। And this truly, how difficult is that? For any dentist who has done dentistry for a certain period of time, can actually do this in one go. It's just a little bit concept. And warm observation is something which we all want to know. It's probably the highest form of observation. It is the easiest way to warm observation. It's expensive. उसके बाद कंपनी ये कहती है कि इसको जरा सा ही घुमाएं, तो उल्टे मैंने जब घुमाया है छोटी सी जाता है। मैं कहता हूँ लॉन्ग शैक राउंड बस इसको कट करके निकाल दिया, बाकी ऊपर ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह इसके कोल्ड ऑब्जर्वेशन की वार्म ऑब्जर्वेशन आप देखें तो तमाम लैटरल कैनाल्स फिल हुई हैं, इंटरनल डेल्टास फिल हुए हैं, तो लैटरल कैनाल हो उसके साथ भी सारी फिलिंग हुई है। तो ऑफ कोर्स इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन डू, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। व्हाट इज दिस? इसके अंदर आपने सिर्फ पहले एक दफा कोन फिट करके देखना है, आपने जीपी को अंदर डालना है, दो चीजें चेक करनी है, इज इट गोइंग टू लेंथ, इज इट गिविंग मी अ टक बैक, अंदर प्रेस किया, टक बैक चेक किया, किनार की पूरी शेप आ जाती है, दूसरी किनार के अंदर चेक किया, तो प्रेस किया, पूरा प्रेस किया, टक बैक चेक किया, उस वक्त उसको निकाल लिया। उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने जाके उसका रेडियोग्राफ करना है। रेडियोग्राफ के ऊपर आपके पास एक या दो पॉसिबिलिटी, या वो एग्जैक्ट होगा या लॉन्ग हो या शॉर्ट। अगर वो शॉर्ट है दोबारा से रिपेयर, अगर वो लॉन्ग है कट करके दोबारा से देखेंगे डिजायर्ड लेंथ पे वो आपको दे रहा है कि दे रहा है टक बैक सेंसेशन वगैरह है या नहीं। एंड देन इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीलर इनसाइड। बाज लोग लेंटुलोस्पाइनल सेट लगाते हैं, मैं एक पॉइंट पे लगा के उसके नाल में बहुत स्पोर्ट कर रही हूँ, उससे ऑपरेशन कर रही हूँ, जस्ट
द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेन, यू नो मैं ये करता हूँ नॉर्मली कि चूँकि मैं गेट स्प्रेडर भी यूज़ करता हूँ विद इसके बाद, तो मैं एक दो स्प्रेडर मार के देख लेता हूँ कि कोई दो तीन एक्स्ट्रा जीपी चले जाए तो और अच्छी ऑब्जर्वेशन है. Even with these, even if you do single point, it's fine. If you want to add a little, absolutely wonderful. कोई इसमें कट कैसे करते हैं? मैं normally वो बात में कटर आया कुछ भी नहीं. I like the best thing that I like is एक होता है PKT burnisher होता है, पूरा लंबा सा हो ब्लॉन्स सा, या वो हो या कोई भी और चीज़ों से हॉट करके हमेशा अगेंस्ट द टूल स्ट्रक्चर. अब जब कभी इसको यूँ लगा के करेंगे तो सारा बाहर आ जाएगा. साथ वाले टूल स्ट्रक्चर के साथ एक गो के अंदर आप कट करेंगे, ऑलवेज कट्स वेल. बाकी जीपी कटर मैंने तो कभी मुझे लगता है यार वजह के पैसे खर्च करने की जरूरत है. पर these are few observations. This patient would remain in this restoration. We're not gonna do a crown on this. Is the orthodontics करने Dr. Rashid, and then we'll decide. Maybe we won't even crown it. Maybe an onlay or nothing. So depending upon various types of observation, all done with some form of pro-taper, some form of rotation. 8 भी हो, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है. सिर्फ ये कि कई दफ़ा लोग ये ध्यान नहीं करते कि 25 लेंथ का इंस्ट्रूमेंट खोला है कि 21 का. मेरा सिस्टर अक्सर बात मेरे साथ ही करता हूँ कि बड़ा यार तुझे खुद पता है इतने साल से तुझे करा रहा है ऐसे अपर 7 में कर रहा हूँ या मैं लो रेट कर रहा हूँ, 25 मिलीमीटर लेंथ का इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, किधर घुसेगा. फिर एक बार खुल जाता है तो वो कंसिडर फिर तुम्हारा एक हिस्सा खुलवाएंगे तो उसका ध्यान कर लेना चाहिए. लंबी रूट्स हैं, छोटी रूट्स हैं, क्या कर रहे हैं. बहुत नॉर्मली लॉन्ग रूट थी. कल ये लड़का आया हुआ था स्टूडेंट ही हमारा, फॉलो के बाद. ओके, मैंने वैसे 2-3 स्लाइडें छोटी छोटी और चीज़ों की भी रखी थी. वी आर डन हियर, वी कैन फिनिश हियर. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी वांट टू एंड इट्स एग्जैक्टली 110. डॉक्टर हसन व्हाट यू से? खत्म कर रहा हूं सर. नहीं सर नहीं, सर 130 पे छुपा रहना सबसे मेरा काला बंद कर लेते हैं क्योंकि दैट्स इट. हमने रूट के नाल सारी फिनिश कर ली है. यूं तो चलते जाएं तो सर पोस्ट एंड में 2 दिन मोदी छोड़ते हो. सिर्फ ये बताने लगा था. अभी बात हो रही थी कि कब आप जो है वो पोस्ट लगाएंगे. मुझे पहले ये देख लेते हैं ये है कौन, कब पोस्ट लगानी और कब पोस्ट नहीं लगानी, जो भी पूछ लेते हैं. सो रेड सिग्नल है कि पोस्ट नहीं लगानी, येलो सिग्नल है लग भी सकती है नहीं भी, ग्रीन सिग्नल है लाजमी लगानी. सो जब आप एक्सेस कैविटी सिर्फ इतनी सी हो, हम सबको पता है इसमें पोस्ट नहीं लगानी. यू डोंट नीड अ पोस्ट इन दिस केस, राइट. जब आपकी एक्सेस कैविटी एक मार्जिनल रिज को इन्वॉल्व कर ले, अब चांस है कि आप इसके अंदर कर सकते. बाज़ औक़ात मैं ऐसे केस में क्या करता हूँ कि पोस्ट नहीं लगाता, मैं कॉम्पोजिट को कैनाल के अंदर भेज देता हूँ. आप 3 से 4 मिलीमीटर जीपी रिमूव करें, एच करें, बॉन्ड करें, कॉम्पोजिट उसमें डालें. अगर नहीं डाल रहा कॉम्पोजिट फ्लोर पर डाल दें नीचे, फिर ऊपर पैकेबल डाल दें. सो इसको पल्प स्पेस लग या नयर कोर कहते हैं. सो व्हेन आई एम अनश्योर, पोस्ट ऑनेस्टली मेरा बस नहीं चलता इलेक्ट्रिसिटी से खत्म हो गई. यानी पोस्ट इज समथिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू डू. यानी आपको पता है कि अब ये नहीं रुक सकता कोर. और ये हमेशा याद रखें कि पोस्ट का वाहिद मकसद ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इससे अपने कोर को रिटेन करना है. अब इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान प्रोफेशनल एसोसिएशन की. सो ओपनिंग डे पे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पोस्ट एंड रेस्टोरेशन ओनली 15 to 20 minutes. बहुत डिटेल में सर होपफुली इंशाल्लाह. चलिए ऑल ऑफ यू इंटरेस्टेड मेटल एंड फाइबर सर जितना कम रूट स्ट्रक्चर है तो मेटल, यानी कि 25% से मैं बिल्कुल ही मतलब लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि 25% से कम रूट स्ट्रक्चर अवेलेबल है मेटल, अदरवाइज फाइबर. और मेटल में भी जो हमारे पास अवेलेबल है वर्स्ट पोस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ वो स्टेनलेस स्टील है. मेटल पोस्ट टाइटेनियम में आती है, इंस्टीट्यूशन की किटें हैं रेडिक्स पोस्ट के नाम से. डॉक्टर कैसर साहब रेडिक्स पोस्ट आती है, मेटल पोस्ट आपकी टाइटेनियम वाली रेडिक्स पोस्ट ऑर्डर पे मंगवा लेते हैं. यूनिमेट्रिक आती है. रेडिक्स भी आ रही यूनिमेट्रिक कैटेगरी. आप मंगवा लेते हैं या स्टॉक जी मंगवा लेते हैं जब कभी, तो दे आर द प्रॉपर पोस्ट. पैरा पोस्ट एक पोस्ट है जो कि हो सकती है. बाकी फाइबर पोस्ट जो है वो मेजॉरिटी सिचुएशंस के अंदर. एनीवेज, एंटीरियर टीथ और प्रीमोलर के अंदर अगर दोनों मार्जिनल रिजेस, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है.
अगर आपकी दोनों मार्जिनल रिजेस लूज हो जाए प्रीमोलर्स में और एंटीरियर्स में, हम इसका ऑपोजिट करते हैं, तो पोस्ट लाजमी है। अगर ये दोनों लूज हो जाए पोस्टीरियर में तो नहीं जरूरी। पोस्टीरियर का चेंबर इतनी रिटेंशन देता है, इमेजिन हम सब ज्यादा पोस्ट दांतों में लगाते हैं, पोस्टीरियर में पोस्ट की इंडिकेशन बड़ी लिमिटेड है जब कोई दांत का स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो, अदरवाइज उसका चेंबर आपको रिटेंशन दे देता है। अगेन पोस्ट का वाहिद मकसद क्या है कि वो कोर को रिटेन करने में हेल्प कर ले, इसके अलावा कुछ नहीं। ना स्ट्रेंथन करती है टूथ, ना कुछ और करती है। इनफैक्ट इट डूज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, इट वीकन्स द स्ट्रक्चर। तो इस वजह से कोशिश करें कि पोस्ट ना ही लगे। जा रहा सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कब आपको कवरेज देनी है, यानी ऑनले देना है या क्राउन देना है। इन कंडीशंस के अंदर जब सिर्फ एक्सेस कैविटी ओपनिंग है तो कोई कवरेज रिक्वायर्ड नहीं है। तमाम दांतों में अगर एक मीजियल ब्रिज लॉस्ट और बाकी टूथ स्ट्रक्चर साउंड है तो मोलर तक यू कैन जस्ट डू अ कॉम्पोजिट फिलिंग एंड सेपरेशन। दीस आर द रीसेंट गाइडलाइंस। कवरेज कब देनी है? जब दो मार्जिनल रिजेस इन्वॉल्व हो जाए, प्रीमोलर में, मोलर में, ऐसे कर सकते। I have cases to back that up, every single clinical situation, but that would be a totally different topic and a large discussion. Thank you so much everyone for your patience. A wonderful audience, I must say. Glide path बनाने के लिए ये जो endo blocks हैं, can you focus here जी? Close करो यार। ठीक हो गया। इसके ऊपर एक कर्व्ड कैनाल है और बड़ी थिन कैनाल है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हमने बहुत सी चीजें जो मैं आपको कहूँगा ये एस्यूम करें और करें, बट आई वुड वांट कि जो लर्निंग एक्सरसाइज होती है ना उसके अंदर चाहे आप जितने मर्जी जाइए डेंटिस्ट हो, प्लीज जस्ट फॉलो जो हम आपको कह रहे हैं, स्टेप वाइज उसको उसी तरह करें, चाहे वो जितना मर्जी आसान काम है। हैबिट्स बनाने की बात होती है। जनरली स्पीकिंग अगर इसकी लेंथ ले, क्योंकि ये सिर्फ कैनाल है ना और फिर से लेके नीचे तक, तो किसी की 15 है, किसी की 16 है, किसी की 17 है, ये अबाउट 15 मिलीमीटर्स की है। मैंने पहले से मेजर किया है इसको, इस ब्लॉक की। आप अपने ब्लॉक की मेजर कर लेंगे। अब जो गाइड पाथ बनाने का सिलसिला था, अगर ये 15 mm है तो इसमें से मैं 4 mm माइनस करूं तो मुझे कोई 10 से 11 मिलीमीटर तक सबसे पहले कैनाल को स्काउट करना है, हरावल दस्ता भेजना है और उससे चेक करना है कि कैनाल के अंदर कोई अजीबोगरीब टर्न्स, कर्वेचर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद तो नहीं है। अभी जो फाइल होती है 10 नंबर की, बहुत थिन है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या इसमें मकसद जो है वो कैनाल की प्रेपरेशन नहीं होता है स्टेज के ऊपर। वंस यू हैव डन दैट तो आप शिफ्ट कर जाएंगे या तो 15 और 20 के ऊपर, या चूँकि हम लकी हैं और हमारे पास प्रो ग्लाइडर यहाँ पे मौजूद है तो हम प्रो ग्लाइडर को इसके अंदर लगाएंगे और इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। एट दिस जंक्चर आई वुड वांट कि बहुत से यंग यूजर्स हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मोटर का दे दें। मोटर्स बहुत सी तरह की हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक मोटर्स पड़ी हैं और कुछ ये थोड़ी सी एडवांस मोटर्स हैं। जो बिल्कुल लेटेस्ट मोटर है जो कि आईपैड के साथ कनेक्ट होकर चलती है, ये उससे एक मॉडल पीछे है। मेरे पास भी यही मोटर है, मैं क्लिनिक में यही यूज़ करता हूँ। जो अब नई एक्समार्ट IQ है वो विद आईपैड चलती है, बहुत लवली उसके अंदर जो है ना फीचर्स हैं। मगर इस मोटर के अंदर जो सेकेंड टू द मोस्ट लेटेस्ट है, एक तो ऑफ ऑन का बटन है, आपको बड़ा इजीली पता चल जाएगा, लोकेट हो जाएगा, उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, ये कुछ बीप देगा और ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे अब शायद इस लाइट की वजह से आपको उतना क्लियर नज़र ना आ सके, मगर इसके ऊपर कुछ बड़ा ज़बरदस्त, अब इसके ऊपर ये लिखा आ रहा है प्रो टेपर और साथ कुछ लफ्ज़ लिखे आ रहे हैं जिसके अंदर लिखा है X1, X2, X3। इसके आगे बहुत पतला सा प्रो टेपर नेक्स्ट भी लिखा है, वो शायद इतना क्लियर नहीं हो पा रहा। पुरानी मोटर होती थी उसमें आपको स्पीड खुद एडजस्ट करनी पड़ती थी, टॉर्क खुद एडजस्ट करना पड़ता था। इसके अंदर ये ऊपर और नीचे दो बटन्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप एक सिस्टम से दूसरे में चले जाएं। जब मैं नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो ये चला जाता है पाथ फाइल के ऊपर, फिर मैं उसको चेंज करता हूँ तो ये प्रो ग्लाइडर पे जो मैंने इस्तेमाल करना है अभी, जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये पहुँच जाता है गेट स्लिटेड ड्रिल के ऊपर। मेरी बात का यकीन करते जाएँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा वो। सिमिलरली आप और नीचे जाएँ तो ये apart from having program for Prepper Next, Wave 1, ProTaper Universal और 3-4 files, company was
गुड इन दिस वे कि उन्होंने 2 प्रोग्राम ओपन भी रखे हैं, फ्री हैं। ये जैसे अब मैं चला गया हूँ एक प्रोग्राम के ऊपर, ज़रा करीब कीजिएगा प्लीज़, उसके ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा होगा सिर्फ प्रोग्राम, नहीं इधर नहीं जी, ऊपर ही एक प्रोग्राम लिखा नज़र आ रहा है। सो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा सिस्टम खरीद लेते हैं जो डेंसप्लाई का नहीं है, तो इस प्रोग्राम में आप स्पीड टॉर्क चेंज कर सकते हैं, यहाँ मोटर की तरह मोटर बन जाती है इस प्रोग्राम से। तो इसके ज़रिए नीचे स्पीड के बटन है, टॉर्क के बटन है, मैं अगर इसको करूँगा तो ये इसका टॉर्क इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसको 3 करना है, 4 करना है, मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 2.5 करना है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो स्पीड है वो यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को, ये 350 हो गई है, इससे ऊपर है 1.8 से थोड़ा और करेंगे फोकस, ज़रा पतला लिखा हुआ है, हाँ तो आप स्पीड को 300, 250 जैसे मर्जी। सो गुड थिंग अबाउट दिस मोटर इज़ कि मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसके अंदर प्रोटेपर हर तरह की यूज़ करेंगे, फिर आप इसके अंदर वेव 1 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि रेसिप्रोकेटिंग है। जो आपकी नॉर्मल मोटर है उसमें आप बाकी सारे सिस्टम यूज़ कर लेंगे, रेसिप्रोकेटिंग वेव 1 जो सिंगल फाइल सिस्टम है डेंसप्लाई का, और बहुत अच्छा सिस्टम अभी लॉन्च कर रहे हैं, वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसमें सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी चीज़ें उन्होंने प्री प्रोग्राम करके रख दी है कि आपके असिस्टेंट ने बस आपने उसे कहना है प्रोटेपर नेक्स्ट लगा दो, वो यहाँ से इसको चेंज कर करके प्रोटेपर नेक्स्ट पे आ जाएगा और आपने अपना काम शुरू कर दिया। आप उसे कहेंगे नहीं यार मैंने प्रो ग्लाइडर कर दो, वो प्रो ग्लाइडर पे आ जाएगा और आप अपना काम करते रहें। हमने सिर्फ बोलना है, वो चेंज करता रहेगा, कोई स्पीड टॉर्क चेंजेस नहीं है। अगर किसी और कंपनी में चले गए आप तो आप फ़ौरन यहाँ से अपने टॉर्क, स्पीड, एवरीथिंग यू कैन चेंज। और एक दफ़ा आपने चेंज कर लिया तो यहाँ पे एक मेमोरी का बटन होता है। फॉर एग्जांपल मुझे अब दोबारा भी यही चाहिए प्रोग्राम 1 में, तो मैं मेमोरी को दबा के रखूँगा थोड़ी देर। ये बीप जब मैं सुनूंगा तो उसका मतलब ये है कि अब मैं जब भी प्रोग्राम 1 पे आऊँगा तो प्रोग्राम 1 मुझे यही सेटिंग्स देगा। तो मतलब मल्टीपल सिस्टम्स हैं इसके अंदर। फिर अच्छी चीज़ ये है कि नीचे आप देख रहे हैं कि एक लाइन है, ये टॉर्क को जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ये सेल्फ एडजस्ट करेगी टॉर्क को हर पोर्शन ऑफ द कैनाल के लिए। तो बड़ी एडवांस मोटर है। कोई सवाल इसके बारे में हो तो प्लीज़ गो हेड। सिंपल ऑपरेशन है। अब मैं इसको प्रो ग्लाइडर पे कर रहा हूँ और अभी तक जस्ट टू टेक यू बैक हमने किया ये था कि मैं 2/3 ऑफ द कैनाल तक 10 नंबर लेके गया था और अब मैं 2/3 ऑफ द कैनाल तक प्रो ग्लाइडर को लेके जाऊँगा। फॉर न्यूअर कॉलीग्स इसके यहाँ पे एक बटन है ब्लैक कलर का जो इसको एक्टिवेट करता है। इस तरीके से आप उसे पकड़ लीजिए। ये चल नहीं रही, या तो कनेक्टेड नहीं है, हाँ कनेक्टेड नहीं। ओके, सो once it starts, anything that you do in the canal, even if it is रोटरी ना हो, सिर्फ हैंड इंस्ट्रूमेंट हो, प्लीज़ पुट सम इरिगेंट। तो हम यहाँ पे पानी को एज एन इरिगेंट मिमिक करते हुए हम करेंगे और एवरी सिंगल वन ऑफ अस वुड यूज़ दैट। दूसरा मेरा मशवरा ये कि ना मॉडल थोड़ी देर में आप देखेंगे आप लोगों के हाथों में ना ये मॉडल होगा और ये मॉडल घूम रहा होगा आपके हैंड पीस के साथ। उसको ज़रा होल्ड ज़ोर से करें और यहाँ पे भी फिंगर सपोर्ट लें। मैं बहुत वर्कशॉप्स कराता हूँ, बहुत से लोग इस तरह करके कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज जैसे पेशेंट के मुंह में करना है उस तरह करें। तो अपनी फिंगर ग्रिप जो है उसके अंदर इसको पकड़ें, यहाँ से सपोर्ट लें। और अब मैंने पूरा नहीं जाना, स्टॉपर मेरा पूरे पे सेट हुआ हुआ है, मैं सिर्फ 2/3 जाऊँगा क्योंकि हम रियल लाइफ सिचुएशन मिमिक कर रहे हैं। चाहे मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, डजेंट मैटर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइड पाथ हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं 10 नंबर से 2/3 लेंथ गया हूँ, मैं प्रो ग्लाइडर से 2/3 लेंथ गया हूँ। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? 10 नंबर से फुल लेंथ। फुल लेंथ से मुराद चूँकि मैंने अभी लेंथ ली नहीं है, तो जो मुझे रेडियोग्राफिक लेंथ पता चल रही है ना, जो मैंने रेडियोग्राफ से एक एस्टिमेशन ली है, इस तरह से नज़र आता है। जैसे जैसे मैं उसको करूँगा, उसको जो हैंड फाइल है उसके लिए मेरा प्रेफर्ड मोशन जो होता है वो होता है 60 डिग्री टर्न पुल, 60 डिग्री टर्न पुल, 60 डिग्री टर्न पुल। जैसे जैसे वो अंदर जाएगी वो अपनी जगह और एक आपको पता चलता रहेगा कि ब्लॉकेट नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रो ग्लाइडर टू लेंथ 10 नंबर 2/3 ऑफ द कैनाल लेंथ, प्रो ग्लाइडर 2/3 ऑफ द कैनाल लेंथ, फिर 10 नंबर फुल लेंथ पे, प्रो ग्लाइडर फुल लेंथ पे। और अगर आप प्रो ग्लाइडर नहीं यूज़ करें तो इसकी जगह 15 और 20 नंबर की फाइल। ठीक हो गया। सो नाउ अगेन वी विल गो इनसाइड। अब मोशन ये तू नीचे जाएगा तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा। मैं कभी एक गो में नहीं जाऊँगा, वापस वापस, और कभी एक जगह उसको बहुत ज़्यादा रोटेट ना होने दें, वापस।
अब मैं पूरी लेंथ पे चला गया हूँ, एक और दफ़ा जाएंगे। That's it. थोड़ा सा मुझे फोकस दिखाएंगे। अगर आपने पहले नोटिस की हो या अगर आपके सामने अभी होते मॉडल तो यू कुड हैव सीन बेटर। अब ये थोड़ी सी वाइड होगी, स्ट्रेट लाइन एक्सेस हो गई है। अब हम लेंथ लेंगे। लेट्स से हमने हाइपोथेटिकली अभी इसमें एपेक्स लोकेटर से या हमने एक्सरे कराया और इसकी लेंथ मालूम करा, लेंथ हमारी 15 मिलीमीटर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? x1 टू फुल लेंथ। अब बस सिंपल है सीक्वेंस, जब ग्लाइड पाथ बन गया तो आगे ज़िंदगी आसान है। अब आपने हर फाइल को x1 से लेके x3 तक हर फाइल को फुल लेंथ तक लेके जाना है। अगेन आप थोड़ा सा और इरिगेट करेंगे। The whole idea is getting used to the motion of this instrument. यहाँ पे मोड चेंज करेंगे, हमने प्रोटेपर नेक्स्ट के मोड पे आ गए, वो प्रोग्लाइडर मोड था। अब आप नहायत आहिस्ता इसको फोकस कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। सो यूल गो इनसाइड, कम बैक, गो इनसाइड, कम बैक। अब ये मुझे खींच रही है अंदर, लेकिन मैंने झटके से वापस नहीं खींची। आई वुड से ओके, अगर ये मुझे खींच रही है मैं इसको रोक के रखूँगा और ये आहिस्तगी से बाहर निकाल रही है। अगर आप the total purpose of today's exercise is getting used to this motion. The moment you get used to this motion, स्टेज पे बाहर निकालें, सिस्टम को कोई इसको साफ कर दे, फिर दोबारा से इरिगेशन डालें, दोबारा अंदर चले जाएं। आप एक दफ़ा गए बाहर, और डीप गए बाहर। The moment it starts sucking itself in, आपने कोई एकदम हैप्पैज़र्ड मूवमेंट नहीं करनी। अब देखें मैं उसको बिल्कुल करने देता हूँ, मैं सिर्फ उसको रोक लेता हूँ अपनी हैंड के प्रेशर से, और जब वो थोड़ा सा रिलीज होती है तो मैं उसको आराम से बाहर निकाल दूँ। दैट्स द ओनली थिंग। डोंट जर्की मूवमेंट, जैसे मैं अब इसके बाहर कर रहा हूँ, या ऐसे फंसी एकदम खींच ली, या तेज़ तेज़ मोशन, या एक ही दफ़ा में सब जगह ले जाऊँगा, ऐसे नहीं करना। पैकिंग मोशन है, 3 से 4 दफ़ा में आप लेंथ पे चले जाएंगे। क्योंकि आप देखें कि कितनी देर लगनी है। ये अभी एक और फाइल करेंगे एंड देन यू कैन ऑब्जर्व। इतनी ही टोटल गेम है, उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। रिलैक्स होके आहिस्ता आहिस्ता करें। हम पर्सनली आई लाइक टू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि हम वर्कशॉप करा रहे हैं तो इन मॉडल्स के ऊपर फाइल ना टूटे। उसमें आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ ये कि जहाँ आप अनश्योर हो और 3 लोग फिर रहे होंगे, आप पूछ लीजिए कि जी अभी ये इस तरह कर रही है, मैं इसको कैसे करूँ। मैं पर्सनली आपको हेल्प कर दूँगा कि उसमें क्या सिलसिला है, उसको किस तरह मूव करना है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ना कि थोड़ा सा इसका ऑफसेट मोशन है, कैन यू फोकस जी, बिल्कुल इसके ऊपर से रहो। क्या ये नॉर्मल उसकी तरह लगती है? ये थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी मूव करती है। ये वो ऑफसेट डिज़ाइन है जो इसको सिर्फ 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट इन द कैनाल देता है, और लॉन्ग लेंथ में भी और क्रॉस सेक्शन में भी, जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं, जिसको मैं कह रहा था कि स्वैग ऑफ अ मोशन है। ओके जी, अगेन अब ये फाइल ज़रा खींचेगी, अब ये प्रिपेयर भी करेगी और ये रेजिस्टेंस भी काफ़ी देगी हमें। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अब आपको x1 के x2 जाने के लिए कुछ चेंज नहीं करना, सबके लिए एक ही मोड है। अब आप अंदर गए, जैसे ही थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली आप यहीं रुके रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर खींच लिया, फिर आप अंदर गए, उसने फिर खींचा, कुछ भी नहीं होगा, रोके रखें उसको सिर्फ और बाहर खींच लें। सो जो सुपर स्लो मोशन है ना, वो करना है। एक जगह ज़्यादा देर आपने इंटेंशनली उसको रोटेट नहीं होने देना, ख़ास तौर पे ऑरिफिस के ऊपर नहीं। और जो लोग प्रोटेपर यूनिवर्सल यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो शेपर फाइल है ना, उसको तो हम ऐसे ऐसे यूज़ करते थे। जो फिनिशर फाइल थी उसको हम एक ही गो में ले जाके एक ही गो में बाहर निकलते थे। ये फ़र्क है। प्रोटेपर नेक्स्ट में आप इसको भी अप एंड डाउन मोशन में, टच रिट्रैक्ट मोशन में यूज़ करेंगे। सो आप अंदर जा रहे हैं और आप बाहर ये थोड़ा सा झटका लगा, नहीं होना चाहिए। आप अंदर जा रहे हैं, रोकें उसको बाहर। दैट्स इट, यू आर प्रिपेयर्ड योर कैनाल। छोटी सी एग्जांपल ये है कि अब आप इसको सिंपल एक जीपी पॉइंट लेंगे, कहेंगे हम x3 पे भी ले जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो x3 भी जाएँ, 2-2 मॉडल करें। ये जो डेमो है उसको हम बेयर बेसिक्स तक लिमिट कर लें। अब जब मैं इसका जीपी पॉइंट अंदर लेके जाता हूँ तो अब टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे प्लीज़। सो व्हेन आई टेक दिस इनसाइड, कैन यू फोकस प्लीज़? It's going right down to the apex. 1-8 मिलीमीटर शॉर्ट है, वो मैं और भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप इस स्टेज पे क्लिनिकली हम क्या कर रहे होंगे, मैं जीपी रखूँगा और जीपी को मैयर करूँगा।
सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जीपी रख के एक्सरे कराने भेज देते हैं। आप पहले मेजर कर लें कि जहाँ तक आपने प्रिपेयर किया वहाँ तक जा भी रहा है कि नहीं। एक्सरे कराने का क्या फ़ायदा, एक एक्सरे बगैर वजह के हो जाएगा। ख़ास तौर पे कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन में जो है वो आधा घंटा लगता है, फिर पेशेंट वापस आता है। अब जब मैं ये मेजर करता हूँ तो ये कुछ तकरीबन पूरा जा रहा है। सो आई कैन जस्ट सेंड द पेशेंट फॉर रेडियोग्राफ एंड इफ द रेडियोग्राफ लुक्स ओके देन आई जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। अगर ये पूरा नहीं जा रहा, एक्सटेंड कर रहा है, तो मुझे अभी इसको काट लेना चाहिए, बजाय ऐसे कि मैं एक्सरे कराऊं फिर देखूं कि लॉन्ग है, फिर काटूं, फिर दोबारा एक्सरे कराऊं। अगर मैंने 15 मिलीमीटर प्रिपेयर की थी और ये 17 जा रहा है, 2 मिलीमीटर क्लिप करें जीपी को, इसको अंदर डालें, टक बैक आ रही है, 15 तक जा रहा है, अब एक्सरे कराना कंफर्म करने के। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्ट जा रहा होगा या शॉर्ट जा रहा होगा। शॉर्ट जा रहा है तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। शॉर्ट जाने में आपको या तो ये करना है कि सिर्फ इरिगेशन करें, कई दफ़ा सिर्फ डिब्री इकट्ठा हो जाता है। इरिगेशन करें, छोटी फाइल कोई 15 नंबर की लें और उसको अच्छे तरीके से अंदर ना डिब्री को ब्रेकअप कर दें ताकि वो निकल जाए। दोबारा से जीपी डालें, नहीं जा रहा, अब आपको दोबारा से X2 X3 जो भी आपका फाइनल इंस्ट्रूमेंट था उसको एक दफ़ा फिर ले जाएं। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इस केस में नहीं जा रहा तो हम X2 को दोबारा से अंदर लेके जाएंगे, उसी तरीके से हम उसको फुल लेंथ पे लेंगे, वापस लेके आएंगे, फुल लेंथ पे लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे। 2 या 3 पासेस आपने इस तरह के करने हैं और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब आप दोबारा जब जीपी लेके जाएंगे, अगर वो दोबारा 15 मिलीमीटर तक जा रहा है, टक बैक आ रही है, दैट्स ऑल यू वांटेड, दैट इज ऑल यू वांटेड। कैन यू प्लीज फोकस नाउ। अभी नीचे थोड़ा डिब्री है ना तो आपको जीपी पॉइंट थोड़ा सा नज़र नहीं आता, मैं ज़रा एंगल करने की कोशिश करता हूँ, तो पूरी अपनी लेंथ तक जा रहा है। सो हमेशा कोन फिट एक्सरे से पहले मेजर करें और फिर पॉसिबिलिटीज़ देख लें। शॉर्ट है तो दोबारा से आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा या दोबारा से X2 गुजारनी पड़ेगी, फिर जीपी रखें, जा रहा है तो एक्सरे करा लें। पूरी लेंथ पे है, एक्सरे करा लें। लॉन्ग है, क्लिप करें, टक बैक सेंसेशन देखें, लेंथ पे पूरी जा रहा है, एक्सरे करा लें। उसके बाद एक्सरे में भी अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग लग रहा है उसी हिसाब से एडजस्ट करें। उसके बाद आपने सिर्फ पेपर पॉइंट से ड्राई करना है, सीलर लगाना है और इसको ऑब्जर्व कर देना। दैट्स ऑल अबाउट दिस। बीच में अब हमने करना ये है, अच्छे पेपर पॉइंट की भी अच्छी बात ये है कि बड़े वॉल्यूम वाले पेपर पॉइंट होते हैं, बजाय इसके कि आपको बहुत सारे पेपर पॉइंट यूज़ करने पड़े। अब इसमें वाहिद चीज़ जो क्लिनिकली हमें रेलेवेंट करनी है कि सारी रूट कनाल करने के बाद एंड वाला वॉश जो है मैंने एक दफ़ा EDTA से करना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर इसको ऑब्जर्वेट करना है। सो एक चीज़ जो मैं काफ़ी कंफर्म हूँ बहुत मेजर प्रैक्टिशनर्स भी यूज़ नहीं करते, वो है EDTA। सो EDTA को भी अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं और पतली सिरिंजेस को भी। मैं बीच में बात कर रहा था आपसे सिरिंज के गेज की। कैमरा बड़ा अच्छा है तो मेरा दिल चाहता है बार बार फोकस करें इसको, ज़रा नीले को फोकस करेंगे, इसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है देखेंगे कैमरे की क्वालिटी कितनी वो अच्छी है। ये 30 गेज की नीडल है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इज एडवाइजेबल फॉर मोस्ट केसेस। 130 रुपीज़ ही से 100 का पैक होगा या जितने का भी होगा, दैट इज़ द पे मिनिमम वी कैन डू फॉर आवर पेशेंट्स। और एनालॉजी में फिर वो यूज़ करता हूँ कि हम मैकेनिकल प्रेपरेशन जो 30-40% काम कर रही है उसके लिए तो हम इतने हज़ारों खर्च नहीं, और जो केमिकल प्रेपरेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप ये रोटरी पे नहीं जाना चाहते, मैं कहूँगा ये नीडल ज़रूर इनकलकेट कर लें अपनी प्रैक्टिस में, और बाकी चीज़ें फिर हम इम्प्रूव करते रहेंगे। जब कभी आप रोटरी पे जाना चाहेंगे आप रोटरी पे भी चले जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी पोर्शन ऑफ दिस, we will do the workshop, and during the workshop we will discuss whatever you want, anything in restorative dentistry. जैसे हम लोगों को सिखाया गया था स्टूडेंट लाइफ में कि whenever your dentist is going into the mouth or it's coming out of the mouth, it must be in zero position, और रोटेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपने उसके ऑपोजिट बताया कि इसका उसकी रीज़न मैं बताता हूँ ना, उसकी साइकोलॉजी दोनों जगह मुख्तलिफ है। पहले केस के अंदर एक तो ये कि जब आपके रबर डैम लगा हुआ हो ना तो आप बेशक उसको बाहर से चला के भी अंदर ले जाएं, इंशाल्लाह कुछ नहीं करेगा हैंड पीस। इसके अंदर दुश्वारी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं X3 लेता हूँ और जान के इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। आई नो कैसर साहब को बात पसंद नहीं आएगी, हम इसको फिजिकली करते हैं। सो मैं इसको बगैर चलाए अंदर ले जाता हूँ, ठीक हो गया। अब ये टाइट फंसी हुई है अंदर, अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ,
इज अ वेरी गुड चांस कि वो एब्रप्टली चलेगी और वहीं टूट जाएगी। जबकि दूसरी सूरत में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऊपर से आता हूँ, बाहर ऊपर से आता हूँ, तो वो प्रोग्रेसिवली रेजिस्टेंस को देखती है और बाहर आ जाती है। सो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल। वाहिद एक फाइल है हाईफ्लेक्स, जिसमें वो कहते हैं, और उसकी रीज़न है, वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, वो कहते हैं कि आप बगैर चलाए अंदर जाएं, अंदर जाके जब बाइंडिंग पॉइंट आ जाए 1-2 मिलीमीटर रिड्यूस कर लें, फिर ऑन करें। वो भी एकदम रेजिस्टेंस नहीं चाहते, और वो हाईफ्लेक्स में इसलिए कि उसका एक फीचर है, इट्स लॉन्ग डिस्कशन। फॉर ऑल अदर रोटरी सिस्टम इट इज़ अ सेड यूनिवर्सल रूल कि आपको, मैं ये कह रहा हूँ दांत से बाहर, मैं तो नहीं कह रहा कि आप मुंह से बाहर चलाएं और फिर अंदर लेके जाएं, दांत के अंदर एंटर होने से पहले आपको इसको ऑन करना है, दांत के बाहर निकलने के बाद आपने इसको ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं चला के अंदर ही ऑफ कर दूँ, कॉलेज में हमारे हो जाती है, उसकी ना बैटरी ठीक नहीं है, अक्सर एसी सप्लाई पे होती है, जनरेटर एकदम बंद होती है, लाइट जनरेटर ऑन होने तक वो अंदर ही बंद हो जाता है। अब वो लॉक हुई होती है और मैं यकीन करें कि आयतन कुर्सी देखी की पाड़ लेने ऐसी, क्यों कि अब मैं उसे चलाऊंगा तो ये अल्लाह तुक्का है कि वो आएगी या टूटेगी, क्योंकि वो लॉक हुई अंदर पड़ी है। अब जैसे बिजली आएगी मैं उसे ऑन करूँगा, ऑन तो करना ही है, तो फिर वो सेफ्टी फीचर लेगी या सामने घूमेगी डिपेंडिंग अपॉन टॉर्क। तो इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है, आउटसाइड द टूथ नॉट आउटसाइड द माउथ, इट शुड बी रोटेटेड। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? बिगनर्स के लिए क्या स्पीड और टॉर्क रिकमेंडेड? इट फॉर एवरीवन इट्स द सेम स्पीड एंड टॉर्क। आपने ये ध्यान में रखना है, स्पीड टॉर्क ऑपरेटर बेस्ड नहीं है, स्पीड टॉर्क सिस्टम बेस्ड है। आप बिगिनर हो सकते हैं, ये नहीं है, तो इसलिए स्पीड और टॉर्क नहीं चेंज होगा। बल्कि आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वे यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो यू मे से कि यार हम मैं छोटे टॉर्क से काम कर लूँ, मैं थोड़ी स्पीड से काम कर लूँ। अनफॉर्चुनेटली एंडो में थोड़ा टॉर्क एंड स्पीड कैन ऑल्सो मीन सेपरेशन। ज़्यादा स्पीड खतरनाक है तो थोड़ी भी खतरनाक है। होगा क्या, उसका एक ऑप्टिमम टॉर्क है जिस पे स्पीड है, इस पे वो कट करती है, आप उससे स्लो चलाएंगे उस पर लोड बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वजह से ये कंफर्म जहन में रखें कि जो कंपनी ने रिकमेंड किया है ना टॉर्क, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस मोटर में नहीं यूज़ करते प्रोटेपर नेक्स्ट को, तो 300 आरपीएम से 400 आरपीएम आपकी स्पीड होनी चाहिए और 3 से 4 आपके दरमियान आपका टॉर्क होना चाहिए। एक क्लियर कट गाइडलाइंस इंटरनेट पे हर जगह आपको मिल जाएंगी, और वो हमेशा कंपनी की प्रोवाइडेड गाइडलाइंस को फॉलो करें। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर किया। I would love some more questions. If not, then we can move to the other, Mansha. I can't see. जब ये बीप आती है, जी जी, the beep आती है, ये बड़ी खूबसूरत और अच्छी सी बीप है। ये यहाँ पे ना एडजस्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना इस तरह पकड़ के इसको करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको नीचे देखिएगा ज़रा, जब मैं इसको रेजिस्टेंट देता हूँ ना, तो देखिए कहाँ जाना शुरू हो गया, टॉर्क बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं कहता कि सेल्फ एडजस्टिंग टॉर्क है। जो पुरानी मोटरें हैं वो एक टॉर्क पे चलती हैं, ये 2 से बढ़ेगा, ये मैक्सिमम 3 तक जाएगा, उससे बीच में कई दफ़ा एडजस्ट होगा कैनाल के कर्वेचर और रेजिस्टेंस के एतबार से। इट्स अ वेरी स्मार्ट मोटर, इट्स प्रोग्रेसिवली शिफ्ट। जैसे पता नहीं ये सही है कि नहीं, वो जो प्रोग्रेसिव शिफ्ट वाले राणा साहब गाड़ियाँ आती हैं गेयर वाली, होता है ना इस तरह, प्रोजमेटिक का ही मतलब है ना, प्रोग्रेसिव शिफ्ट गियर बॉक्स, बिल्कुल उसी तरह की ये प्रोग्रेसिवली टॉर्क को एडजस्ट करती है। जैसे जैसे उसे रेजिस्टेंस मिलेगी वो टॉर्क बढ़ाती जाएगी, 3 से नहीं बढ़ेगी। जहाँ 3 टॉर्क की से ज़रूरत पड़ेगी या उससे ज़्यादा की, वहाँ पे ये रुक के बैक टर्न ले लेगी। तो ये जो टॉर्क हम डालते हैं ना, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। फाइल मुसलसल 3 टॉर्क पे नहीं चल रही होती। अब यहाँ देखें वो 2 से शुरू होगी, प्रोटेपर नेक्स्ट ही है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ 2 ही शो होता रहेगा, वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। बैक मूवमेंट इंडिकेटर है कि हम इसको बाहर निकाल दें या उसमें इंडिकेटर ये है कि अब ये फंस रही है, अपने टॉर्क से ज़्यादा वाले एरिया में जा रही है। आपका काम उसमें ये है कि जब ऐसा कुछ होने लगे तो जर्की मूवमेंट ना करें। वो जब आप उसको उसी जगह होल्ड करके रखेंगे तो बैकवर्ड टर्न करके वो खुद ब खुद ईज आउट होना शुरू हो जाएगी बाहर। ये चंद चीज़ें जो वक्त के साथ आएंगी, एकदम नहीं आती। और आज की वर्कशॉप का मकसद ये मोशन करना है। आपने वो सीख लिया तो बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि जल्दी डिस्कार्ड कर दें, इस तरह की कैनाल्स हो जो आपस में मिल रही हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, तो आपके इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर की टेंडेंसी माशाल्लाह मैं आपको शर्तिया बता सकता हूँ कि सऊदीया से आने के बाद बीन 1.5 years 2 instruments have broken। अल्हम्दुलिल्लाह
और मैं दोनों में मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी गलती थी. आई वॉज फोर्सिंग फॉर वट एवर रीज़न. वही कि फोर्स था, ऊपर डीन का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कुछ 3 पेशेंट और बैठे ने, और स्टूडेंट भी बुला रहे हैं. आई टोटली टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी गलती थी. मुझे बाद में साथ ही साथ हुआ कि ये मैंने फोर्स किया. आई शुड हैव डन दैट. सो आप भी इस जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को जो भी करते हैं ना, रोटरी, दे टेल यू अ लॉट ऑफ फ्रैक्चर्स, एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज ऑफ माय लाइफ, एंड देन आई लर्नड कि ये चीज़ें इस तरह करूँगा तो मेरी फ्रैक्चर की जो टेंडेंसी है वो बड़ी कम हो जाएगी. डॉक्टर, हाउ डू यू यूज द एपेक्स लोकेटर? या वो किस तरह से इसको करेंगे? एपेक्स लोकेटर किस तरह यूज करेंगे? अच्छा, एपेक्स लोकेटर के अंदर अब मेरे पास वो तस्वीर नहीं है तो मैंने लैपटॉप डिस्कनेक्ट कर दिया है. आपके पास इस तरह की एक मशीन होती है जिसके साथ एक डिस्प्ले होता है और उसके अंदर से 2 तारें निकल रही होती हैं. एक तार जो है वो एक लिप क्लिप होता है, वो आप पेशेंट के यहाँ लगा देते हैं. दूसरी तार जो होती है वो एक फाइल क्लिप होता है, उसको आप यूँ प्रेस करते हैं तो उसका जैसे कुंडा निकल आता है, वो फाइल के ऊपर लग जाता है. रबर डैम लगा के या कॉटन रोल आइसोलेशन के साथ आप फाइल को किनाल के अंदर डालेंगे अप्रॉक्सीमेट वर्किंग लेंथ में. लेट्स से 21 आ रही थी रेडियोग्राफ, आप 19-20 रख के ना 15 मिलीमीटर की फाइल ये हुक कनेक्ट कर देंगे उसके साथ. यहाँ पे वो एक कनाल शो कर रहा होगा 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर एपेक्स. एपेक्स वेटर है तो कोई नहीं दस्या को मिला है करा. तो वो अब होगा क्या कि वो जैसे जैसे मैं यहाँ से फाइल को 19 से 20, 20 से 21 पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे वो लाइनें ऑन होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और बीप आ रही होगी एक टू टू से वो टू 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 मुसलसल हो जाएगी. जो मुसलसल है दैट मीन्स यूर आउटसाइड द एपेक्स. वो बीप भी आ रही होगी और वो यहाँ भी नज़र आ रहा होगा. बीप इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो मैं इस साइड पे टेबल पे तो नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ बीप आ रही होती है. मैं देख रहा होता हूँ अच्छा टू भी आगे, समझा मैं एपेक्स से बाहर हूँ, मैं 1-8 मिलीमीटर वापस आऊँगा, इधर भी चेक कर लूँगा, इधर भी बीप ठीक आ रही है, देख लूँगा एग्जैक्टली एट दी एपेक्स है, स्टॉपर को एडजस्ट करूँगा, फाइल बाहर निकाल कर उससे मेजर कर लूँगा. इट्स वेरी सिंपल असेंबली. आई वुड मेक दिस अ पॉइंट, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं अपना एपिसोड ले आऊँगा. असेंबली देख के ज़रा करना आसान है. मैं ऑनेस्टली ये मैंने बहुत सी स्लाइड्स निकाली हैं. हम पूरे एक दिन लेक्चर सेशंस करते हैं कई दफ़ा एंडो के, तो उसमें मैंने वो स्टेप बाय स्टेप एपिसोड भी डाला हुआ था बट निकाल लिया बाहर. मुझे लगा कि शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी. और कुछ जी डॉक्टर, जिस टूल से आप ये क्लियर करते हैं इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है? सर ये मिल जाते हैं. ये जो डेंटस्प्लाई के हैं अवेलेबल है, किटों के अलावा नहीं अवेलेबल है. एंडो गेज जो हमने ली थी ना लास्ट, आई रिमेंबर, या फैल्कन एडवांस, इनमें से किससे ली थी, वो बड़ी अच्छी एंडो गेज थी, एंडो रूलर. दे वर रियली नाइस. ध्यान उसमें एक और भी रखना बड़ा ज़रूरी है. अब मैं कॉलेज में काम करता हूँ तो 8-10 तरह की एंडो गेज है. उनमें से एक गोल्डन एंडो गेज है मशहूर हमारी, जिसमें 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है. जब मैं नोट्स लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ कि ये गोल्डन एंडो गेज से की है. तो वो अपनी एंडो गेजेस आपके क्लिनिक में कितनी 6-7 कितनी हो जाएंगी, उसको एकदम कैलिब्रेट कर लें, अपनी फाइल रखें 21 की, वो 21 तक जा रही है, इसका मतलब है कि ठीक है. अगर नहीं जा रही है तो सेम पेशेंट में तो कोई इशू नहीं है, आपका पॉइंट ही चेंज हो गया ना, रेफरेंस. आप अगर यहाँ 21 कर रहे हैं, असल में वो 22 है, उस पेशेंट के लिए तो वो ठीक रहेगा.